नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 22 अगस्त 2025। हम लोग जो है 22 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है कि आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यह दिवस जो मनाया जाता है 21 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, हाल ही में एक दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है कि आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो 21 अगस्त को जो है आतंकवाद पीड़ितों के कह सकते हैं कि सम्मान व स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस मनाया जाता है। और यह जो है प्रति आपको वर्ष जो है कह सकते हैं 21 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस की यदि शुरुआत की बात करें कि शुरुआत कब से होती है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 2017 में आतंकवाद से प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि देने, उन्हें सहायता प्रदान करने और आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। कब से यह दिवस स्टार्ट किया गया है? यह दिवस जो है 2017 से। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो 2017 से आपको ये प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। कितने तारीख को? 21 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद यह दिन जो है कह सकते हैं कि त्रासदी से प्रभावित लोगों की पीड़ा को पहचानने के अलावा जो है उन्हें न्याय, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने पर भी ये क्या देता है, ये जोर देता है। तो आप लोग जो है याद रखेंगे कि प्रतिवर्ष जो है 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है, आपको आतंकवाद पीड़ित के कह सकते हैं कि स्मरण याद करने के लिए, है ना। ये जो आपको लिखा हुआ लाइन है क्या है, आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि देने का कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को, तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। और आतंकवाद से देख ही रहे हैं कि बहुत सारे देश क्या होते हैं इससे प्रभावित हुए, है ना। तो बहुत सारे देश इससे प्रभावित होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने में है क्या है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में WHO बोलते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया। कौन सा एक बीमारी होती है रूबेला, और यह जो बीमारी है रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है कौन से देश को, तो नेपाल को। हम लोगों का पड़ोसी देश है नेपाल, और नेपाल को क्या कर दिया है, रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। तो प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा कि हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसको कि रूबेला मुक्त घोषित किया है WHO के द्वारा। तो कौन सा देश है, तो नेपाल है। रूबेला क्या होती है? रूबेला एक बीमारी है। क्या है? रूबेला जो है एक बीमारी है जिसे कि खास तौर पर कह सकते हैं कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रूबेला, जिसे आमतौर पर है किस नाम से, जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है। और यह जो है एक संक्रामक बीमारी है। क्या होती है? ये एक संक्रामक बीमारी होती है। और खास करके ये जो बीमारी आपको देखने को मिलती है गर्भवती महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि विशेष रूप से ये जोखिम पैदा करता है। किसको? ये बीमारी जो है रूबेला जो है गर्भवती जो महिला होती है उसको जो है ये विशेष रूप से ये बीमारी क्या करती है, जोखिम पैदा करता है। जिससे जो होता है क्या हो सकता है, यदि मान के चलिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं हो सकता है कि उनका गर्भपात हो जाए, या हो सकता है कि जो बच्चे हो गर्भ में वो क्या हो जाए, उसका जो जन्म होगा क्या होगा, मृत शिशु जन्म लेगा, है ना। या हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि गंभीर जन्म से कह सकते हैं कि दोष बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि सुरक्षित और किफायती टीके उपलब्ध हैं, है ना। इसके लिए जो है रूबेला के लिए क्या होती है, रूबेला के लिए टीका उपलब्ध है। फिर भी यह एक संक्रामक एक वैश्विक खतरा अभी वर्तमान में बना हुआ है। और दुनिया भर में हर साल अनुमानित जो है लगभग 1 लाख शिशु जो है जन्मजात रूबेला सिंड्रोम से क्या होते हैं, ये पैदा होते हैं। ठीक है, तो लगभग दुनिया में यदि बात करें कि दुनिया भर में तो 1 लाख बच्चे क्या होते हैं, सिंड्रोम, किस सिंड्रोम से कह सकते हैं कि आपको रूबेला सिंड्रोम से ये क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। नेपाल में जो है कह सकते हैं कि नेपाल है, खास अभी नेपाल की बात हम कर रहे हैं। नेपाल में जो है रूबेला का जो टीका जो है पहली बार कब एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रव्यापी अभियान के तौर पर लगाया गया था, तो ये 2012 और 2012 से जो है प्रतिवर्ष यहाँ पर जो है काम किया जा रहा था रूबेला पर। और 2024 की बात कर रहे हैं कि कब से, तो 2024 मान के चलिए कि जो 2024 का शुरुआती मंथ था यहाँ पर रूबेला वैक्सीन कम से कम कह सकते हैं कि लगभग 95% व्यक्तियों को क्या कर दिया गया, कवरेज कर दिया गया।
अब जब 2024 के शुरुआत तक में मान के चलिए कि 95% कवरेज हो चुका है, तो लगभग यदि 95 से ज्यादा हो, अब तो मान के चलिए 25 आ गया है, तो लगभग इसको WHO को द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया। कौन से देश को, तो याद रखेंगे कौन से देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, तो आपको क्या है, किसको, नेपाल को। और ये बीमारी जो है किसको खास करके प्रभावित करती है, तो गर्भवती महिला को, और गर्भवती महिला से होने वाले जो बच्चे होते हैं उनको जो है खास ये प्रभावित करती है। कौन सी बीमारी, तो रूबेला। उम्मीद है कि आप प्रश्न को समझ चुके होंगे, रूबेला क्या होती है, रूबेला भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला क्या प्रश्न है कि हाल ही में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है। कौन सी योजना के बारे में बात कर रहे हैं कि श्रमश्री योजना, और यह योजना जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। किस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, श्रमश्री योजना के बारे में बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं, और इनके द्वारा जो एक नई योजना लाया गया है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जो कह सकते हैं श्रमिकों के लिए क्या करते हैं, एक नई योजना लेके आते हैं, इसकी घोषणा कर चुके हैं। और इसमें क्या किया जाता है, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो कह सकते हैं कि दूसरे राज्य, जो पश्चिम बंगाल को छोड़ के दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनके लिए एक घोषणा की गई है कि आपके लिए कौन सी योजना ला रहे हैं, श्रम श्री। अच्छे से याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी योजना ला रहे हैं आपके लिए, तो श्रम श्री योजना ला रहे हैं। तो श्रम श्री योजना में क्या किया जाएगा, तो श्रम श्री योजना के तहत जो कह सकते हैं कि जो मजदूर होंगे, ठीक है, तो राज्य सरकार की तरफ से जो है मजदूरों को प्रति महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, क्या दिए जाएंगे, प्रति महीने जो है कितना रुपया प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5,000 रुपया जो है दिया जाएगा। ठीक है, किसके तहत, तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा जो है श्रमश्री योजना के तहत जो है मजदूरों को 5,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। जैसे ही नाम आता है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जल्दी से हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी सीधी सी बात है कोलकाता है। अरे मुख्यमंत्री आपको बता ही चुके कि मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पर ममता बनर्जी हैं। उसके बाद राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल कौन है, सीवी आनंद बोस हैं। यदि लोकसभा की सीटों की बात करते हैं, आपको पश्चिम बंगाल में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, आपको 42 सीटें हैं। यदि बात करें कि राज्यसभा कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर भी 16 सीटें ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मान चलिए किस राज्य के द्वारा श्रमश्री योजना लाई गई है, स्कीम, श्रमश्री स्कीम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो 5,000 रुपया प्रति मंथ जो है दिया जाएगा, किसको, जो प्रवासी मजदूर है। किनको दिया जाएगा, जो प्रवासी मजदूर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ममता बनर्जी के द्वारा ऐसा ऐलान किया गया है। चलिए अगला क्या प्रश्न है, और प्रश्न को अच्छे से देखेंगे कि रेलवे किसके बात कर रहे हैं, कि रेलवे के बारे में, कि रेलवे पटरियों के बीच जो है पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। ये कौन सा बना है, वाराणसी बना है। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से प्रश्न को कि ऐसा कौन सा शहर बना है जो कि रेल पटरी आप देखे होंगे, क्या देखते हैं कि रेल पटरी देखते हैं ना, ये जो आपको दिखाई पड़ता है, ये जो देख रहे हैं रेल पटरी है ना, जो दोनों तरफ से दिखाई पड़ रहा है रेल पटरी, और रेल पटरियों के बीच में अब देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है, रेल पटरियों के बीच में क्या लगा दिया गया, पोर्टेबल सौर पैनल लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, सौर पैनल लगा दिया। और यही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शहर है जहां पर कह सकते हैं कि रेल पटरियों के बीच में क्या किया जा रहा है, सौर पैनल लगाया गया है। तो ऐसा कौन सा शहर है, ये वाराणसी है। यही प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से, यही प्रश्न है आज मान के चलिए कि आपको चौथा नंबर प्रश्न कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल मतलब क्या, उसको उठाकर रख सकते हैं, फिर बाद में जरूरत पड़े तो उसको उठा लिया जाएगा। तो पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो ये बन गया है कौन सा, वाराणसी बन गया है। अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य है ना, जो मान के चलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ये सब, यदि आप किसी और चीज का प्रयोग करिएगा तो वहां से क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सबका प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये सब का मान के चलिए एक तरह से किसी चीज का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के करीब कह सकते हैं कि पहुंचना चाह रहा है भारत, है ना। और भारतीय रेलवे एक हरित और अधिक टिकाऊ परिवहन नेटवर्क की दिशा में कह सकते हैं कि अपनी रणनीति के तहत सौर पैनल को तेजी से अपना रहा है। और इसी पहल के तहत कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी आपको देखने को मिल रहा है, देश का पहला ऐसा शहर बन रहा है जहां पर रेलवे पटरियों के बीच आपको क्या देखने को मिल रहा है, पोर्टेबल सौर पैनल लगाया हुआ देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो पोर्टेबल सौर पैनल है कहां पर लगाया जा रहा है, आप वाराणसी जाइएगा तो वाराणसी जो रेलवे स्टेशन आप देखने को मिलेगा, तो आपको रेलवे पटरियों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, सौर पैनल देखने को मिलेगा। देखते हैं, लगा हुआ रहेगा कि आदमी सब इसको उठा के लेके जा सकता है ना। आदमी तो मान के चले कि जो लोहा रहता है उसको उठा के लेके जाएगा, इसको तो आसानी से उठा के चुरा लिया जाएगा भारत में, है ना।
लेकिन भारत सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पे काम किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार की तरफ से तो सराहनीय काम है, लेकिन इसमें यदि आम पब्लिक सहयोग करेगी तो अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं क्या होता है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हम लोग बात मुद्दा का नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे क्या चीज का, जो प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है, केवल उसी पर बातचीत करेंगे। जो इधर उधर की बातें हैं उस पर बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उससे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न जो है थोड़ा सा जो समय होगा ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पर बात करेंगे। और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए कह सकते हैं कि .bank.in डोमेन पर जो है स्थानांतरित कह सकते हैं कि स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है। तो ये आपको पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक बन गया। अच्छे से एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं कि अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को, जो इसका वेबसाइट है ना, उसको कह सकते हैं कि सुरक्षित रखना चाह रहा है कौन, पंजाब नेशनल बैंक सुरक्षित रखना चाह रहा है। इसके लिए जो है इसको एक डोमेन पर मान चले एक तरह से कह सकते हैं कि जाना पड़ा है या हस्तांतरित करना पड़ा है। तो कौन से डोमेन पर, तो ये डोमेन का नाम आपको याद रखना है कि .bank.in। क्या नाम है बैंक डोमेन का, तो आपको जो डोमेन का नाम है आपको .bank.in है। और इसी पर क्या किया गया है, अपना सभी चीज को क्या कर दिया है, पंजाब नेशनल बैंक हस्तांतरित कर दिया है। और भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक बन गया, कौन सा, आपको पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको ध्यान रखना है कि पीएनबी भारत का पहला ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है जिसने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को जो है सुरक्षित .bank.in डोमेन पर क्या कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया है, जिससे अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को क्या करता है, एक तरह से पुष्टि करता है। और यदि बात करते हैं कि .bank.in डोमेन पर जो है विशेष रूप से बैंकों के लिए क्या है, आरक्षित है। क्या है, .bank, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि .bank.in जो है डोमेन पर विशेष रूप से जो है बैंकों के लिए क्या है, आरक्षित है, जो धोखाधड़ी से निपटने, साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल बैंकिंग में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान ये करता है कौन, आपको .bank.in है ना। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कौन सा बैंक बना है, मान के चलिए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित .bank.in पर, तो ये बना है पंजाब नेशनल बैंक। आपके आसपास में पंजाब नेशनल बैंक होगा ही, है ना, तो ये आपको पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अगले प्रश्न पर चले। चलिए अगला क्या प्रश्न करता है, अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि हाल ही में इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है। ये आपको किसके द्वारा, रोनसिका चौधरी के द्वारा। किनके द्वारा लिखा जा रहा है, ये आपको रोनसिका चौधरी के द्वारा। अच्छे से इसको याद रखना है, ये प्रश्न आपको हिस्ट्री से संदर्भित है और आपको करंट अफेयर से तो है ही, और ये बुक किससे संदर्भित है, तो ये आपको हिस्ट्री से। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, जिसको कह सकते हैं कि आपको यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको रोनसिका चौधरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, रोनसिका चौधरी के द्वारा। अपनी नवीनतम पुस्तक कह सकते हैं कि इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स में जो है रोनसिका चौधरी ने जो है यंग बंगाल अग्रणी कट्टरपंथ पर जो है प्रकाश डाला है। किस पर प्रकाश डाला है, आपको यंग बंगाल आपको पढ़ाया गया है होगा हेनरी ड्रेजियो के द्वारा, है ना। तो आप करंट क्या कहते हैं, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, हेनरी ड्रेजियो के बारे में पढ़े होंगे। और यंग बंगाल के अंतर्गत जो उसकी स्थापना किया था, वही उसी के संदर्भ में जो है यहाँ पर ये किताब में विस्तृत जानकारी मिलती है। कौन किस किताब में, तो आपको किताब का नाम है इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, नाम है यंग बंगाल द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, और ये किताब आपको किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो रोनसिका चौधरी के द्वारा। अच्छे से किताब को याद रखना है कि किस किताब को, तो आपको रोनसिका चौधरी के द्वारा जो लिखा जा रहा है। कौन सी किताब, आइए देख लेते हैं, आपको एक नजर से देख लेते हैं, किताब को भी देख लेते हैं। ये जो आपको रोनसिका चौधरी देखने को मिल रही है, और किताब का क्या नाम है, आपको इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स। क्या नाम है किताब का, आपको इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स। ठीक है, किसके द्वारा, तो रोनसिका चौधरी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न को अच्छे से कवर करके रखना है। यदि बात करें कि मान के चलिए कि आपको पीडीएफ कहां से प्रोवाइड होगी, ठीक है, तो पीडीएफ यदि आपको आवश्यकता है कि पीडीएफ से मान चलिए कि आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, यदि आप नोट करना चाहते हैं और अब पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप जा सकते हैं कहां पर, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे। टेलीग्राम पर मान के चलिए आपको चैनल देखने को मिलेगा, उस चैनल का क्या नाम है, तो आप कैपिटल में लिखेंगे एस, उसके बाद शॉर्ट में छोटे छोटे में लिखेंगे AANVI, उसके बाद स्पेस देंगे, GS लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सेंटर पटना लिखेंगे। तो आपको इस तरह का एक लोगो देखने को मिलेगा, सानवी GS सेंटर पटना। ठीक है, आपको मान चलिए कि ये लोगो है और उसी पर आपको देखने को मिलेगा प्रतिदिन का क्या किया जाता है, पीडीएफ को प्रोवाइड किया जाता है। तो किस चैनल पर, तो सानवी GS सेंटर पर आप जाएंगे, टेलीग्राम मान चलिए आप जाएंगे टेलीग्राम पर और सानवी GS सेंटर आप सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको प्रतिदिन का प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्या चाहिए, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। तो अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है काजाकिस्तान में, किसमें देखने को मिल रहा है? काजाकिस्तान। काजाकिस्तान आपको एक देश है ना। काजाकिस्तान में क्या आयोजित हो रहा है? काजाकिस्तान में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। कौन सा खेल है? एशियाई आपको शूटिंग चैंपियनशिप। तो एशिया में ये देश आपको एशिया के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पर एक खेल हो रहा है, कौन सा? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा है। और यहाँ पर जो है महिलाओं की जो है 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर कौन सा पदक जीती है? कौन सा पदक जीती है या जीता गया है इनके द्वारा? तो ये कांस्य पदक जीता गया है। और इनके तो मनु भाकर आप लोग को प्रसिद्ध नाम है ना, याद है मनु भाकर को? मनु भाकर के बारे में तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होता है, पेरिस ओलंपिक में इनके द्वारा 2 पदक जीता जाता है। वैसे दोनों मान के चलिए कि एक व्यक्तिगत तौर पर जीतती है, एक कह सकते हैं कि मिश्रित तौर पर जीतती है। तो दोनों पदक जो है दोनों में से कांस्य पदक ही जीतती है, लेकिन ओलंपिक में पदक जीतना बड़ी बात है। तो मनु भाकर के द्वारा जो है ओलंपिक में भी पदक जीतती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन लिखा हुआ है कि भारत की दोहरी ओलंपिक पदक भी जीता। और इसका क्या नाम है? मनु भाकर। इनके द्वारा जो है एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की जो महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स में हो रहा था, इसमें क्या जीतती है? इस स्पर्धा में भी इन्होंने जो है कांस्य पदक ही जीती है। क्या जीती है? तो कांस्य पदक जीती है, ठीक है। और यदि बात करें कि जूनियर वर्ग में, एक नाम है रश्मिका सहगल का। क्या नाम है? जूनियर वर्ग में आप नाम देखने को मिलेगा रश्मिका सहगल। और रश्मिका सहगल जो है क्या जीतती है? स्वर्ण पदक जीतती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रश्मिका सहगल जो है जूनियर महिला में एयर पिस्टल में स्पर्धा में ये क्या बनती है? चैंपियन। चैंपियन करने का मतलब क्या है? कि आपको वो स्वर्ण पदक जीतती है। यहाँ पर आपको नीचे में लिखा हुआ है कि रश्मिका ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, जो प्रतियोगिता में भारत के लिए कह सकते हैं कि ये तीसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। किसमें? आपको एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप दोनों हो रहा है। सीनियर वर्ग वाला भी हो रहा है, आपको जूनियर वर्ग वाला भी हो रहा है, पुरुष वर्ग वाला भी हो रहा है। तो अभी आपको महिला वाला करवा रहे हैं, महिला मान चलिए दोनों मिक्सअप करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? जो आपको सीनियर महिला है और उसके बाद आपको जूनियर महिला है। तो आपको सीनियर महिला के द्वारा तो कह सकते हैं कि केवल क्या जीता जा रहा है? आपको कांस्य पदक जीता जा रहा है। लेकिन आपको जो ये छोटी छोटी जो लड़की है ना, जो मान चलिए कि अभी कह सकते हैं कि जूनियर वर्ग में है, तो जूनियर वर्ग में जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनके द्वारा एकदम अच्छा सा परफॉर्मेंस किया जा रहा है। और इसके द्वारा 3 मान चलिए कि स्वर्ण पदक जीता गया है। किसके किसके द्वारा? तो रश्मिका, वंशिका, उसके बाद मोहिनी के द्वारा। क्या क्या नाम है? रश्मिका, वंशिका, मोहिनी, अलग अलग नाम है, ठीक है। ध्यान रखना कि आपको रश्मिका देखने को मिलेगा। रश्मिका क्या है? सहगल है। आपको वंशिका क्या है? चौधरी है। और मोहिनी क्या है? सिंह है। इनके द्वारा क्या जीता जा रहा है? इनके द्वारा आपको स्वर्ण पदक जीता जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सब प्रश्न को, और आपको जो भी जीतते जाएगी आगे आपको बताते चलेंगे। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये आपको मनु भाकर को आप अच्छे से पहचानते होंगे, जानते होंगे, क्योंकि ये तो अब पुरानी खिलाड़ी हो चुकी है। तो मान चलिए आप 2024 से ही आप इनको जान रहे हैं। तो मनु भाकर मान चलिए कि आपको दिखाई पड़ रही है क्या? कांस्य पदक जीतते हुए दिखाई पड़ रही है। जबकि यदि बात करें कि रश्मिका सहगल के बारे में, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आपके लिए नई खिलाड़ी है। तो रश्मिका सहगल है ना, तो इनके हाथों में आप देख रहे हैं रश्मिका सहगल। आपको क्या दिखाई पड़ रही है? आपको ये जो है आपको पिस्टल 10 मीटर जो एयर पिस्टल है, इनमें आपको ये क्या जीतते हुए दिखाई पड़ रही है? जूनियर वर्ग में ये क्या जीत रही है? ये आपको जूनियर वर्ग में जीत रही है क्या? स्वर्ण पदक जीत रही है। जबकि मनु भाकर क्या जीत रही है? ये कांस्य पदक जीत रही है, ठीक है। और ये खेल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इस खेल का आयोजन आपको देखने को मिल रहा है काजाकिस्तान में, है ना। जितना भी प्रश्न आपको खेल से करवा रहे हैं, सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। आपको मिक्सअप आता है प्रश्न, सभी तरह का प्रश्न देखने को आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए एक और आपको क्या प्रश्न है, चलिए अच्छे से प्रश्न को कवर करिएगा। चलिए देख लेते हैं कि 3 बार आपको PFA क्या है कि 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह बने हैं। कौन से खिलाड़ी बने हैं? ये मोहम्मद सलाह बने हैं। तो मोहम्मद सलाह जो है लिवरपूल के ये दिग्गज खिलाड़ी हैं। कहां के हैं? लिवरपूल जो आपको दिखाई पड़ता है, लिवरपूल के आपको दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सलाह जो है कह सकते हैं कि 2024-25 के लिए PFA पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब ये जीतते हैं। और सलाह को जो है कह सकते हैं ये तीसरी बार यह खिताब इनके द्वारा जीता जाता है। और 3 खिताब जीतने वाला सलाह जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 3 खिताब लगातार कह सकते हैं कि जीतने वाले ये क्या है? मोहम्मद सलाह जो है आपको पहले खिलाड़ी बने हैं। और ये मान चलिए कि कहां से खेल रहे हैं? तो ये लिवरपूल से। लेकिन लिवरपूल के ये व्यक्तिगत तौर पर नागरिकता नहीं है। नागरिकता यदि बात करें कि ये नागरिकता कहां के? ये मिस्र के हैं, है ना। चलिए इनमें यदि बात करें कि इस खिलाड़ी के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, तो 6 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और 6 खिलाड़ियों में आपको लिवरपूल के एक और खिलाड़ी नाम जानते होंगे आप लोग, क्या? एलेक्सिस आपको मैक एलिस्टर, है ना। एलेक्सिस मैक एलिस्टर को भी इसमें क्या कहते हैं सम्मिलित किया गया था, लेकिन एलिस्टर आपको जो है नहीं जीत पाते हैं। तो जीतते कौन है? ये 3 बार के PFA आपको पुरस्कार जो है
जीतते हैं। सीधी सी बात है कि मोहम्मद सलाह, ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है ये मोहम्मद सलाह का तस्वीर, मोहम्मद सलाह की तस्वीर है। और इनके द्वारा कौन सा पुरस्कार जीता जाता है, तो इसके द्वारा कह सकते हैं कि PFA है ना, PFA का जो है पुरस्कार जीता जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहां से खेलते हैं, तो ये लिवरपूल से खेलते हैं। कहां से, तो ये लिवरपूल से खेलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न। मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बन गए हैं और इसका क्या नाम है, तो इनका नाम है जाकिर खान। तो जाकिर खान कॉमेडियन है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कॉमेडी, यदि आप देखते होंगे टीवी पर देखते होंगे तो कॉमेडी मान के चलिए कपिल शर्मा शो में भी आ चुके हैं जाकिर खान, है ना, तो आप इनको देखे ही होंगे। आइए देख लेते हैं क्या है। आपको मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय पूछा जा रहा है कि ऐसे पहले भारतीय कौन है जो कि हिंदी में, ध्यान रखना है हिंदी में, ठीक है, हिंदी आर्टिस्ट के अंतर्गत कह सकते हैं कि ये बने हैं। तो ये कौन बने हैं, जाकिर खान बने हैं। तो भारत के ये मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर खान, और इन्होंने कह सकते हैं कि हिंदी कॉमेडी के दम पर अमेरिका की धरती पर कह सकते हैं कि इतिहास रचा है। तो अमेरिका की धरती पर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में कॉमेडी करते हुए कौन से, आपको जाकिर खान देखने को मिलता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत कैसे मानते हैं कौन मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि आपको अमेरिका की धरती पर कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, कॉमेडी करते हुए दिखाई पड़ता है। ये कौन है, आपको जाकिर खान है। और जाकिर खान जैसे ही मान के चलिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखनी है कि जाकिर खान जो है किस राज्य से संदर्भ रखते हैं। तो ये जो है जाकिर खान का जो अधिक संबंध देखते हैं तो आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से इसका संबंध देखने को मिलता है। कहां से, तो जाकिर खान का आपको मध्य प्रदेश के ये इंदौर के रहने वाले हैं। और जाकिर खान जो है स्टैंड अप कॉमेडी के साथ साथ ये आपको क्या देखने को मिलता है, अभिनय भी करते हैं ना, अभिनय भी करते हैं। और ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है यही है जाकिर खान, है ना, जाकिर खान। उम्मीद है कि आप इनको देखे होंगे बहुत जगह, बहुत मान चलिए कहीं कहीं ना प्रोग्राम आप टीवी पर देखते होंगे, तो मान चलिए जाकिर खान को कम से कम टीवी पर तो प्रोग्राम करते हुए देखे ही होंगे, है ना। स्टैंड अप कॉमेडियन है, कॉमेडियन के साथ साथ ये क्या करते हैं, अभिनय भी है। और ये किस राज्य से संदर्भ रखते हैं, ये सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश के, ये इंदौर के रहने वाले हैं। और उसके बाद ये आपको कह सकते हैं कि अमेरिका में हिंदी में कॉमेडी करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे थे, इसीलिए आपको इनका नाम जो है अच्छे से याद रखना है। चले, और आज का मान के चलिए हम लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको मान के चलिए कि थीम पर देखने को मिला था, क्या प्रश्न देखने को मिला था, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेगमेंट का देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं बिहार संदर्भित है, क्या देखते हैं, बिहार संदर्भित है। क्या है बिहार संदर्भित प्रश्न, तो देखते हैं, अच्छे से कवर करते हैं इस प्रश्न को। एशिया का, ठीक है, एशिया का कह सकते हैं कि एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा, तो कहां पर किया जाएगा, देखिए ध्यान से, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा है, बड़ा कह सकते हैं जो मान के चलिए 6 लेन वाला, ठीक है, जो गाड़ी मान के चलिए जाती है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये अपने बिहार में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, ये अपने बिहार में किया जाएगा। और आज के ही दिन किया जाएगा 22 अगस्त को, ठीक है, आज के ही दिन जो है 22 अगस्त को किनके द्वारा उद्घाटन, अच्छे से प्रश्न को कवर रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। और जब बिहार आएंगे तो आज के ही दिन जो है 22 अगस्त को गंगा नदी पर ये पुल को कहां पर बनाया गया, किस नदी पर, तो ये याद रखिएगा कि गंगा नदी पर ये पुल को बनाया गया है ना। और ये जो गंगा नदी पर आपको देखने को मिल रहा है किस किस जिला को ये जोड़ता है, तो आपको ये जोड़ता है किसको किसको, पटना और किसको, बेगूसराय को जोड़ता है, ठीक है। जो सिमरिया के पास जो आप जो नाम पुल देखे होंगे, सबसे पहले एक पुराना पुल हुआ करता था, वहां पर आपको राजेंद्र सेतु, कौन सा पुल हुआ करता था, राजेंद्र सेतु। और राजेंद्र सेतु बहुत दिनों से कह सकते हैं कि 1959 में ही इसका निर्माण हुआ था। तो 1959 में ही राजेंद्र सेतु पुल का क्या कह सकते हैं कि निर्माण हुआ था। और उसके बाद जो है अभी वर्तमान तौर पर इस क्षतिग्रस्त हो चुका है ना, तो ये क्षतिग्रस्त हो गया है। और आवागमन पहले से कह सकते हैं कहीं ज्यादा यहाँ पर मुश्किल हो गया था। जहां पहले से इस सेतु पर पार करना कह सकते हैं कि घंटों लग जाते थे, वहीं अब जो है यदि आप पटना से जाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, आप पटना से डायरेक्ट जाना चाहते हैं मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, उस साइड में जहां की दक्षिण की ओर बात कर रहे हैं, दक्षिण या पूर्व की ओर बात करते हैं। यदि पटना से पूर्व की ओर जाना चाहते हैं, कटिहार जाना चाहते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, भागलपुर की तरफ जाना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप उत्तर बिहार की तरफ जाना चाहते हैं, किशनगंज जाना चाहते हैं, पूर्णिया जाना चाहते हैं, सहरसा जाना चाहते हैं, तो आपको कौन सा पुल क्रॉस करना पड़ेगा, तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा यहां पर आपको ये जो नया पुल बन रहा है, एशिया का सबसे चौड़ा पुल जो उद्घाटन हो रहा है यही पुल है ना। और कितने तारीख को उद्घाटन हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 22 अगस्त को गंगा नदी पर बने राज्य का कह सकते हैं कि कितने लेन का ये पुल है,
तो ये 6 लेन का पुल है। कितने पुल का लेन का है? तो ये आप 6 लेन का आपको बिहार में कह सकते हैं कि ये पहला पुल आपको देखने को मिलेगा जो कि 6 लेन का देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह पुल जो है उत्तर और दक्षिण बिहार को क्या करेगा? जोड़ेगा। और इससे कह सकते हैं कि लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी, जिन्हें कह सकते हैं कि पुराने राजेंद्र सेतु पुल पर घंटों संघर्ष करना पड़ता था। राजेंद्र सेतु पर यदि बात करें कि राजेंद्र सेतु पर जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि अभी वर्तमान में जो है माल वाहक जितने भी बड़े बड़े कह सकते हैं कि ट्रक सब है वो सब का वर्जित है, ठीक है, वो बैन है। लेकिन छोटे छोटे गाड़ी, तो छोटे छोटे गाड़ी मान ली की जाती है, लेकिन बड़े गाड़ी जितने भी है आपको नहीं जाती है। कौन से? राजेंद्र सेतु पर। इसीलिए जो है पुल बनाना क्या था? अनिवार्य था कि यहाँ पर पुल बनेगा है। और जब पुल का उद्घाटन इसीलिए जो है आज के दिन कह सकते हैं कि आपको 22 अगस्त को किया जाएगा। और गंगा नदी पर यह जो है आधुनिक पुल, यदि बात करेंगे कितने किलोमीटर का है, ये पुल जो है आपको कितने किलोमीटर का देखने को मिलेगा? 8.15 किलोमीटर का ये लंबा पुल देखने को मिलेगा, ठीक है। और 1871 करोड़ कह सकते हैं इस पर योजना में लगी है। ये जो आप पुल देखने को मिल रहा है, आपको ये पुल देखने को मिल रहा है कहां पर देखने को मिलेगा? ये बिहार का कह सकते हैं कि बिहार के साथ साथ एशिया का ये सबसे चौड़ा पुल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ये आपको बिहार के साथ साथ एशिया का सबसे चौड़ा पुल देखने को मिलेगा। और ये किसको किसको जोड़ेगा? ये आपको कौन कौन से जिले को जोड़ेगा? तो ये पटना के साथ साथ किसको जोड़ने का काम करेगा? तो आपको बेगूसराय को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। और बेगूसराय के पास आप देखेंगे कि जो बरौनी से पहले यदि बात करेंगे कि आपको सिमरिया देखने को मिलता है, सिमरिया के पास ही आपको देखने को मिलेगा ये आपको राजेंद्र सेतु के जस्ट बगल में ये पुल देखने को मिलता है ना। तो राजेंद्र सेतु जो कि आप क्या कह सकते हैं गंगा नदी पर है, और यहीं पर आपको देखने को मिलता है ये भी पुल किस नदी पर तैयार किया गया है? तो ये गंगा नदी पर ये पुल को तैयार किया गया है ना। और ये 8 आप सीधी सी बात है देखने को मिला, क्या देखने को मिलेगा आपको? 8.15 किलोमीटर लंबी और 1871 करोड़ की कह सकते हैं कि इस पे परियोजना पर इस पे खर्च हुआ है, ठीक है। और इसी का उद्घाटन किसके द्वारा? आज नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कवर रखिएगा। बिहार से ये प्रश्न है, तो बिहार से जैसे हैं तो आने वाले दिनों में बिहार से जो भी आपको एग्जाम होने वाला है सभी में कहीं ना कहीं आपको पूछा जा सकता है। और इस तरह का जितने भी आपको प्रश्न बने हैं, ठीक है, बिहार से कि बिहार का सबसे लंबा पुल कौन है, सबसे चौड़ा पुल कौन है, सबसे छोटा पुल कौन है, ये प्रश्न आपको कवर करवा चुके हैं। कहां पर? बिहार का आपको एक सेगमेंट दे चुके हैं, तो बिहार वाले सेगमेंट में जाके आप देख सकते हैं वीडियो को। तो बिहार वाले में आपको पूरा का पूरा प्रश्न कवर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर करंट अफेयर्स के अंतर्गत केवल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ ही रहेंगे। तो यहां पर चलिए, यहां पर हम लोगों का करंट अफेयर्स का सेगमेंट यहीं तक रहेगा। हम लोग जो पिछले वीडियो का क्या प्रश्न है उस पर बातचीत कर लेते हैं। और पिछले वीडियो में आप लोगों से प्रश्न पूछे थे, क्या प्रश्न पूछे थे कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित सैपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है? ये किसके द्वारा सैपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तान्या हेमंत के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? ये तान्या हेमंत के द्वारा। जिन्होंने मान के चलिए के आंसर लिखे हैं कमेंट बॉक्स में, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का क्या प्रश्न है। और आज का प्रश्न जो आपके सामने में क्या है, आज का प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित जलालाबाद क्या है, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इस प्रश्न को मैंने आपको पूरे विस्तार से कल आपको बताया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको जवाब देना है कहां पर? कमेंट बॉक्स में। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है? वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो आपको दोस्तों के साथ भी क्या करना है? शेयर करना है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।